नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय के छठे अध्याय विश्व मानव अधिवास अर्थात बस्ती का जो पांचवा अध्याय था। जनसंख्या प्रवास और मानव विकास, उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 2021 की परीक्षा के लिए हटाए गए भाग में शामिल है। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 6 का अध्ययन। सबसे पहले अधिवास के बारे में हम परिचित होंगे कि अधिवास क्या है, अर्थात अधिवास की परिभाषा क्या है। पृथ्वी की धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास के नाम से हम जानते हैं, और जो मानव अधिवास होते हैं उनको मानव बस्ती भी कहा जाता है। और ये एकाकी और संकुल भी होते हैं। जो मानव अधिवास होते हैं उनका उपयोग हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए और मानव के निवास के लिए करते हैं। जो आवास, मकान, घर और निवास स्थान होते हैं वो अधिवासियों की मूलभूत इकाइयाँ होती है। बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर नगरों, महानगरों, विराट नगरों और विश्व नगरों का रूप धारण करती रहती है। अब इसमें जो अधिवास है उसका दूसरे तरीके से हम उसको परिभाषित करते हैं तो उसका इस प्रकार से कर सकते हैं परिभाषित हम, यानी किसी प्रदेश के समस्त अधिवासियों का उनकी जनसंख्या, क्षेत्रफल, कार्यों की संख्या, महत्व आदि के अनुसार कुछ क्रमिक वर्गों में वर्गीकरण तथा उनका वर्ग व्यवस्थापन करना अधिवास कहलाता है। और जो मानव बस्ती है, ह्यूमन सेटलमेंट, उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे हम क्या कह सकते हैं, मानव अधिवास या मानव बस्ती कह सकते हैं। अब इसमें जो महानगर शब्द आया है उसका मतलब होता है जो किसी देश या विस्तृत प्रदेश का मुख्य नगर या बृहत्तम नगर जो राजधानी या मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में होता है वो क्या कहलाता है, महानगर कहलाता है। चलिए इसमें देखते हैं। मानव निर्मित आवास के संगठित समूह को मानव अधिवास या बस्ती कहते हैं। अधिवासों का उपयोग मुख्य रूप से निवास गृह के रूप में होता है। विश्व में प्रथम अधिवास का विकास 5000 वर्ष पूर्व दजला फरात नदी की घाटियों के मेसोपोटामिया अर्थात ईरान देश में हुआ था। सबसे पहले जो अधिवास हुआ वो कहाँ पर हुआ, 5000 साल पहले दजला फरात नदी घाटी के मेसोपोटामिया नामक स्थान पर हुआ जो ईरान का हिस्सा था। अब इसमें अधिवासियों के प्रकार, मानव अधिवास निवास की समयावधि के आधार पर अधिवास दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थायी अधिवास और दूसरा स्थायी अधिवास, स्थायी आवास और अस्थायी आवास और स्थायी आवास। इस प्रकार के आवास पशुचारण जातियों तथा विश्व के घास क्षेत्रों व झूमिंग कृषि क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां द्वारा बनाया जाता है। जो अस्थायी आवास होते हैं वो किनके द्वारा बनाए जाते हैं, पशुचारण जातियों के द्वारा, और विश्व के जो घास क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा, और झूमिंग कृषि क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के द्वारा इस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। उनके अधिवासों को अस्थायी आवास के नाम से जाना जाता है। जो पशुचारण जनजातियां है
वो इस प्रकार के अधिवास इसलिए बनाती है क्योंकि अधिकतर ये लोग एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं। अपने पशुओं को चराने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार स्थानांतरण करते रहते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो इन लोगों का कोई निश्चित आवास नहीं होता है। और जो विश्व के घास क्षेत्रों अर्थात झूमिंग कृषि क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां हैं, वो भी इस प्रकार के आवास बनाती है क्योंकि झूमिंग कृषि होती है, ये एक स्थान पर नहीं की जाती। झूमिंग कृषि का मतलब होता है जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको कहते हैं झूमिंग कृषि, अर्थात खेती की एक ऐसी विधि जिसमें कुछ सालों की अवधि तक एक निश्चित जमीन के हिस्से पर खेती करते रहें, और उसके बाद में जब उस मिट्टी की उर्वरता अर्थात उसकी पोषणता खत्म हो जाती है तो आंशिक रूप से उस समाप्त हुई भूभाग को हम छोड़ देते हैं और ये प्रक्रिया हम दूसरी जगह पर करते हैं। अर्थात जब तक उस भूमि पर खरपतवार पैदा नहीं हो जाती या खरपतवार नहीं उगाती, तब तक हम ये प्रक्रिया दूसरी जगह पर अपनाते हैं। तो इस प्रकार की जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ छोड़ कर, या जमीन का कुछ हिस्सा जिस पर झाड़ियाँ उगी होती है या घास फूस उगी रहती है, उसको साफ करके उसको इकट्ठा करके जलाते हैं, और फिर जलाने के बाद में उसी स्थान पर 2-3 साल तक खेती की जाती है। तो ये प्रक्रिया स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां भी अस्थायी आवास का निर्माण करती है। दूसरा है इसमें स्थायी आवास। उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी आवास बनाने की शुरुआत हुई। उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी आवास बनाने की शुरुआत हुई। स्थायी आवास निर्माण के उद्देश्य से, यानी स्थायी आवास का निर्माण क्यों हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु है भौतिक वातावरण अर्थात जलवायु की कठोरता को कम करने के लिए, यानी जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी कठोरता को कम करने के लिए, जैसे सर्दी, बरसात, गर्मी, इस मौसम को इन मौसमों की जो कठोरता है उसको कम करने के लिए या इनसे बचने के लिए मनुष्य स्थायी आवासों का निर्माण करने लगा। दूसरा बिंदु है इसमें खाद्य एवं उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, मनुष्य के द्वारा जो खाने पीने की चीजें होती थी उनका उत्पादन करते थे, तो उन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए उनको स्थायी आवासों की आवश्यकता महसूस हुई। फलस्वरूप उन्होंने स्थायी आवासों का निर्माण करना शुरू किया। तीसरा बिंदु है इसमें जंगली जानवरों से सुरक्षा। मनुष्य जब अस्थायी आवास में रहते थे तो उनको जंगली जानवरों का भय रहता था, तो जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा करने के लिए उनको स्थायी आवासों के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई और स्थायी आवासों का निर्माण शुरू किया गया। चौथा बिंदु इसमें पारिवारिक जीवन पूर्ण करने के लिए, मनुष्य अपने परिवार की परिवार का जो जीवन है, पारिवारिक जीवन, उसको पूरा करने के लिए भी अधिवासों स्थायी आवासों का निर्माण करता गया। और पांचवा बिंदु इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक कार्यों के लिए मनुष्य को स्थायी आवास के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। फलस्वरूप स्थायी आवासों का निर्माण किया गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों को आकार तथा कार्यों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। तो इसमें जो ग्रामीण अधिवास है
उसका मतलब होता है नगरीय अधिवास से भिन्न अधिवास जो विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं वो ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। और नगरीय अधिवास का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्न तथा अपेक्षाकृत वृहद अधिवास जहाँ लोग अधिकांशतः कृषि कार्य से भिन्न कार्यों जैसे उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि में संलग्न होते हैं। तो ऐसे अधिवास नगरीय अधिवासों के नाम से जाने जाते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों में अंतर। जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है? तो यहाँ पर अंतर दे रखा है। जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनमें मुख्य रूप से प्राथमिक कार्यों को प्रधानता दी जाती है। और जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनमें जनसंख्या कम होती है, सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। और नगरीय अधिवासों में द्वितीयक और तृतीयक कार्यों को प्रधानता दी जाती है। और नगरीय अधिवासों में जनसंख्या भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक संबंध औपचारिक मात्र होते हैं। अधिवास का ग्रामीण और नगरीय के रूप में विभाजन का आधार उनके द्वारा संपादित होने वाले कार्य है। जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनमें प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है। और ग्रामीण अधिवासों में जनसंख्या भी कम पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण अधिवासों में सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों में द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यों की प्रधानता होती है और जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सामाजिक संबंध औपचारिक मात्र होते हैं। नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, वनों से प्राप्त पदार्थ का संग्रहण आदि पर आधारित होती है। अब ये जो इसमें शब्द आए हैं कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, वनों से प्राप्त पदार्थ का संग्रहण, तो इनकी कुछ शब्दों की परिभाषाएं जैसे कृषि है। तो कृषि किसे कहते हैं या कृषि का क्या अर्थ है? कृषि का मतलब होता है जो अ, मृदा होती है, मिट्टी, उसको जोतकर उसमें फसल उगाना और पशुओं के पालन पोषण का जो तरीका है, अर्थात विज्ञान और कला, उसके मिले जुले रूप को कृषि के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसमें पशुपालन। पशुपालन का मतलब होता है जो कृषि के साथ में मनुष्य पशुओं को चराते हैं, उनका चरागाहों पर चराने की जो क्रिया होती है, अर्थात जो चरागाह होते हैं वहाँ पर उगी हुई घास और अन्य वनस्पतियों को चराकर पशुओं का पालन पोषण करना, वो पशुचारण कहलाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। और खनन। खनन का मतलब होता है जो पृथ्वी में अपेक्षाकृत अधिक गहराई से भूमिगत खनिज होते हैं, धातु होती है या धात्विक खनिज होते हैं, उनको ऊपर निकालने की जो क्रिया होती है वो खनन कहलाती है, माइनिंग। अब है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। तो मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को ग्रामीण अधिवास का प्रकार कहा जाता है। सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों को 4 वर्गों में रखा गया है: सघन और गुंक्षित अधिवास, प्रकीर्ण
या एकाकी अधिवास, मिश्रित या अर्धसघन अधिवास, पल्ली या पूर्वा हैमलेट अधिवास। 4 प्रकार के अधिवास। सघन या गुंचित अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों को संहत, पुंजित, संकेंद्रित, संकुल अधिवास के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के अधिवास मैदानी, समतल व जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जहाँ एक समान व्यवसाय होते हैं। इनमें आवास आसपास या पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव सघन तरीके से बसा हुआ होता है। जैसे भारत के गंगा सतलुज का मैदान, मालवा के पठार का मैदान, राजस्थान का मैदानी भाग, इस प्रकार के अधिवासों से वहाँ की बसावटें बसी हुई है, अर्थात वहाँ पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जो इसमें बताया गया है, गंगा का सतलुज, गंगा और सतलुज का मैदान। तो गंगा और सतलुज का मैदान इस क्षेत्र में है लगभग, यहाँ ये क्षेत्र, मालवा का पठार ये क्षेत्र, और राजस्थान का मैदानी भाग ये क्षेत्र, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र इसी प्रकार का बसा हुआ है। और यहाँ पर सघन और गुंचित अधिवास पाए जाते हैं। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। इस प्रकार के अधिवास दूर दूर बिखरे हुए तथा अव्यवस्थित होते हैं, जो खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। विश्व के आदिवासियों व जनजातियों द्वारा इस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख आदिवासी और जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं, वो इस प्रकार के अधिवासों में रहते हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा के प्रेयरी प्रदेश, अमेरिका और कनाडा के प्रेयरी प्रदेश, ये अमेरिका और कनाडा का जो प्रेयरी प्रदेश है, यहाँ इस क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। और दूसरा इसमें एशिया की स्टेपी मैदान, एशिया का स्टेपी मैदान, ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का जो स्टेपी क्षेत्र है, वहाँ पर भी इसी प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। और गंगा के खादर और भांगर तथा तराई क्षेत्र, गंगा के खादर और भांगर और तराई क्षेत्र जो है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जो गंगा नदी है यहाँ से निकलती हुई है, तो इस क्षेत्र में जो खादर और तराई क्षेत्र शुरुआती दौर में, वहाँ पर गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है खादर और तराई क्षेत्र का, उसके पास में भी ऐसी बस्तियां पाई जाती है, प्रकीर्ण और एकाकी प्रकार की। तीसरा इसमें अर्जेंटीना के जो पंपास घास के मैदान है, वहाँ पर भी प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं, एकाकी अधिवास पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा अर्जेंटीना, ये है, ये अर्जेंटीना देश है। तो यहाँ का जो पंपास मैदान है, उस पंपास मैदान में भी इसी प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स घास के मैदान होते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार की बस्तियां मिलती है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के डाउन्स में इसी प्रकार की बस्तियां मिलती है। अब इसमें जो ये शब्द आ रहे हैं, जैसे खादर क्षेत्र, भंवर क्षेत्र, पंपास, डाउन्स, वेल्डस, प्रेरी, स्टेपी, इन शब्दों के भी मैं अभी अर्थ बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है या इनको किस नाम से जाना जाता है। एक बार इसको पूरा यहाँ तक पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के बाद में है दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस, वेल्ड्स घास के मैदान है ये भी। तो ये दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका देश है, ये दक्षिणी अफ्रीका है। यहाँ पर जो वेल्ड्स पाए जाते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है, प्रकीर्ण या अधिवास बस्तियाँ। इसके अलावा जो राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं,
यहाँ पर भी प्रकीर्ण और एकाकी आदिवासियों का बसावट मिलता है। राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये राजस्थान है। राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो अब इनमें से जो महत्वपूर्ण शब्द है उनका एक बार मैं अर्थ बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले प्रकीर्ण अधिवास का प्रकार, ये प्रकीर्ण अधिवास क्या होता है? प्रकीर्ण अधिवास होता है जो एकाकी अधिवास होता है या फिर बस्ती जिसमें वास गृह या कृषि गृह एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, यानी जहाँ हम रहते हैं और दूसरा जो हम कृषि करते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं और उनके बीच में कृषि भूमि या खुली भूमि पाई जाती है। तो ऐसे अधिवासों को क्या कहते हैं? प्रकीर्ण अधिवास कहा जाता है या एकाकी अधिवास कहा जाता है। अब इसमें जो मुख्य रूप से शब्द आए हैं, जैसे खादर क्षेत्र, सबसे पहले इसमें शब्द आया है आदिवासी और जनजाति। तो यहाँ पर जो आदिवासी शब्द है, उसका मतलब क्या होता है? आदिवासी या जनजाति किसे कहते हैं? तो आदिवासी या जनजाति का मतलब होता है यानी जो मनुष्य का समूह होता है, मुख्य रूप से समाज या सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से जो बाकी समाज से पिछड़ा हुआ रहता है और वो वर्तमान समय में भी आदिम व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। तो ऐसे मानव समूह को किस नाम से जानते हैं हम? जनजाति या फिर आदिवासी समूह के नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। और इसके अलावा इसमें जो मुख्य शब्द है, जैसे अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश। प्रेरी प्रदेश क्या है? प्रेरी प्रदेश का मतलब होता है जो उत्तरी अमेरिका में, जैसे उत्तरी अमेरिका और जो कनाड उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें अमेरिका और कनाडा देश है मुख्य रूप से। जैसे ये ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसके कनाडा और उत्तरी अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इन देशों में जो प्रेरी प्रदेश पाए जाते हैं, इसी के बारे में बता रहा हूँ कि जो सपाट और वृक्षहीन मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान पाए जाते हैं यहाँ पर, जिनका विस्तार पश्चिम में रॉकी पर्वत से लेकर पूर्व में मिशिगन झील तक पाया जाता है। यानी ये जो अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र है यहाँ से लेकर पश्चिम में रॉकी पर्वत तक, मिशिगन ये झीलें हैं अमेरिका की, मिशिगन झीलें। यहाँ पर ये जो 5 मुख्य झीलें हैं उन्हीं में से एक मिशिगन झील। तो यहाँ से लेकर जो पूर्व का रॉकी पर्वत श्रृंखला है अमेरिका की, और ये इस क्षेत्र तक पाई जाती है ये प्रेरी प्रदेश। दूसरा है इसमें
एशिया के स्टेपी मैदान। स्टेपी का मतलब होता है जो एशिया और यूरोप में घास के मैदान पाए जाते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं? एशिया और यूरोप में स्टेपी के नाम से जाने जाते हैं। ये एशिया और यूरोप इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो स्टेपी के नाम से जाने जाते हैं, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो प्रेरी के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है इसमें गंगा की खादर, भांगर और तराई क्षेत्र। तो खादर, भांगर और तराई, इनका मतलब है, खादर क्षेत्र का मतलब है जो अपने समयवर्ती भूभाग से नीचा क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है और नई मिट्टी का जमाव होता रहता है, ऐसे क्षेत्रों को खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाना जाता है। और भावर क्षेत्र का मतलब होता है पर्वत पदीय क्षेत्रों में ढाल के कम होने के कारण जो शिलाखंड एकत्रित हो जाते हैं, अ, उन शिलाखंडों के मध्य में नदी बहने के दौरान जो नदी का पानी उसके नीचे से बहता जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों को भाबर प्रदेश कहा जाता है। अर्जेंटीना की पंपास। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है। ये नीचे नीचे अर्जेंटीना देश है। तो अर्जेंटीना में इन घास के मैदानों को कहते हैं पंपास। पंपास की परिभाषा है यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका का विस्तीर्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र जो पश्चिम में एंडीज तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर तट के मध्य अर्जेंटीना और यूरुग्वे देशों में पाया जाता है। तो ये अर्जेंटीना और ये उरुग्वे देश है। तो इनके क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन पंपास के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स। ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंदर जो वन पाए जाते हैं उनको वेल्ड्स कहते हैं, ये डाउन्स कहते हैं। और ये पाए जाते हैं दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदियों के बेसिन में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र होता है। उसमें अधिकांशतः छोटी और मध्यम आकार की घासें उगती है, तो ऐसी घासों को डाउन्स कहते हैं। और इनके अलावा राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये सघन ये प्रकीर्ण या एकाकी आदिवास के प्रकार इनकी बस्तियां पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में। मिश्रित या अर्धसघन अधिवास। ये सघन तथा प्रकीर्ण अधिवास के बीच की अवस्था होती है। इनके विकास के लिए पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। चौथी है पल्ली अधिवास। इन्हें पूर्वा और हेमलेट अधिवास भी कहते हैं। ये सबसे छोटे आकार की सघन बस्ती है जिसका विकास पर्वत पदीय खनन क्षेत्र में होता है। पल्ली अधिवास का विकास होता है पर्वत पदीय और खनन क्षेत्रों के अंदर। इनको पूर्वा और हेमलेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे छोटे आकार की सघन बस्तियां होती है पल्ली अधिवास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे ग्रामीण अधिवास की प्रतिरूप और इसके आगे के बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।